हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार स्पेशल, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, वो दोनों हम कर लेंगे। ये आपका मैं करवाता हूँ, जो आपका आई दृष्टि घटना चक्र न्यू वाला आया है, उसी का क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाता हूँ। जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, ये हमने जितना भी आपका सेक्शन होता है, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे इंटरनेशनल हो, आर्थिक हो, कोई भी हो, वहाँ पर जो भी थ्योरी के पार्ट में दिया रहता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्रिएट कर देता हूँ। आपको एक-एक लाइन क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं, हर एक चीज़ें कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आप, जैसे आपको थ्योरी नहीं पढ़ने का मन कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़कर आप तैयार कर सकते हैं पूरा। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सब कुछ, वो जाके देख सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। हर एक सीरियल वाइज से सभी वीडियो दिया गया है, आप वहाँ पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। इन सब का टेलीग्राम पर क्विज के फॉर्म में भी करवाता हूँ। टेलीग्राम पे जो ज्वाइन होकर के क्विज के फॉर्म में कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। 4-5 घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है। आज आपका, अगर आप पहले ही थोड़ा-सा, आपको एक टास्क देता हूँ, अगर आप लगभग 100 150 लाइक कर देंगे, तो अभी मैं एक 1 ही 2 घंटे में इस पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, प्लीज़ अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा और लोग को बीच में, ताकि इस इनिशिएटिव को वो सब भी पढ़ सकें। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है क्या, 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? पहले ये देखिए, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सेमीकॉन इंडिया 2024 जो है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य। आप पूछ रहे हैं इसका थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। लगभग 200 क्वेश्चन है, 209 क्वेश्चन है लगभग। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं 200, लगभग 150 से ऊपर कर देते हैं, तो लगभग आपकी तैयारी सही चल रही है, ठीक है? तो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बिहार स्पेशल का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका बिहार का बजट पूरा यहाँ पर मिल जाएगा अभी आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। करें निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? करें भारत सेमिकॉन इंडिया जैसे वैश्विक अर्धचालक कार्यक्रम का आयोजन करने वाला कौन सा देश है? तो पहले बात, कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। ये कौन सा देश बन गया है? हमसे पहले कई देश इसका आयोजन कर चुके हैं सेमिकॉन का। तो हमसे पहले जो देश किए वो 7 देश हैं। हम कौन से नंबर पे हैं? हम 8वां देश हैं जो इसका आयोजन किए हैं। याद रखेंगे, भारत 8वां देश है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है कि भारत ने विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है इसके लिए। कितने रुपए का कोष बनाया है? तो कितने रुपए का कोष बनाया है? 1 ट्रिलियन रुपए का। याद रखिएगा, 1 ट्रिलियन रुपए का कोष बनाया है। ये भी याद रखेंगे, कितना? 1 ट्रिलियन रुपए का कोष बनाया है। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। कब हुआ? 11 से 13 सितंबर के मध्य। इतने क्वेश्चन आपको याद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में विशेष वातावर्ष तैयार करने के लिए नीति कौन से राज्य में लागू की गई? तो ये नीति कौन से राज्य में लागू की गई? व्हिच स्टेट इंडिया इम्प्लीमेंटेड ये पॉलिसी इन 2024? ये क्रिएट ए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर सेमीकंडक्टर। ये कौन सा प्रदेश है? तो ये कौन सा प्रदेश है? अपना उत्तर प्रदेश है। याद रखेंगे, कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। कहाँ पर किया? गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। एक तो क्वेश्चन यही बनता है, किसने किया? जो जगदीप धनखड़ ने किया। कब किया? तो 7 सितंबर 2024 को। तो यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? तो ये गोरखपुर में की गई। कौन किया उद्घाटन?
तो इसका लोकार्पण कौन किया, सॉरी लोकार्पण किया जगदीप धनखड़ ने। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, करें गोरखपुर में स्थापित सैनिक स्कूल पूर्वांचल के कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। जो अभी गोरखपुर में बनाया गया तो ये कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो इसका आधारशिला रखी गई तो गोरखपुर में, तो ये कितने करोड़ रुपए की लागत से, तो याद रखेंगे ये बनाया गया है 176 करोड़ रुपए से। याद रखेंगे 176 करोड़ इसकी लागत होगी। पूर्वांचल का पहला है, इसके पहले कहाँ पर, मथुरा में भी, लेकिन इस पूर्वांचल का अगर देखेंगे ये पहला है, याद रखेंगे। भारत में पहला सैनिक स्कूल किस वर्ष उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहली बार कब स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये कब स्थापित किया गया था, 1960 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, ये लखनऊ में। याद रखेंगे लखनऊ में ये स्थापित किया गया था 1960 में। पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था किसके द्वारा, उस समय के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के द्वारा। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं क्या कर रहा है कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्देश्य क्या है। तो जटायु संरक्षण प्रजनन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर, एशियाई किंग गिद्ध जो होते हैं उनका संरक्षण करना जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्देश्य है। तो अब देखिए इसमें यही पूछेगा कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ। अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्घाटन किसने किया पहले ये बताइए। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी ने किया। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो गोरखपुर में हुआ। कहाँ पर, गोरखपुर में हुआ। अब एक बात इसमें और याद रखेंगे, ये कैंपियरगंज में, गोरखपुर के कैंपियरगंज में, मैं लिख देता हूँ कैंपियरगंज में इसका उद्घाटन हुआ, ये याद रखें। दूसरी बात याद रखेंगे कि ये किस में आता है, तो ये किस में आता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर, आयुसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, ये एशियाई जो वल्चर है। तीसरी बात याद रखेंगे कि ये कितने क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तो ये कितने, लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है, वो सॉरी 5 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखते हैं वही क्वेश्चन है, यहाँ पर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ये याद रखें। तो अभी जटायु के बारे में क्या मतलब, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के बारे में क्या क्या याद रखेंगे। ये कैंपियरगंज गोरखपुर में उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, और ये विश्व का पहला है। याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, ये विश्व का दूसरा नहीं कहेगा। अगर आपसे कह दे कि यह विश्व का पहला है, तो हाँ यह विश्व का पहला प्रजनन केंद्र है जटायु का, संरक्षण और प्रजनन केंद्र। कितने हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर में, इतना याद रखेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ कब किया गया। करें रोड टू स्कूल के प्रथम चरण का शुभारंभ। अब इसका शुभारंभ किसने किया, तो ये इसका शुभारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कहाँ से किया, तो ये गोरखपुर से किया। तो ये भी याद रखेंगे, रोड टू स्कूल कार्यक्रम का जो ये कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किसने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कहाँ से किया, गोरखपुर में किया। इसका प्रथम चरण गोरखपुर में किया, तो ये याद रखिएगा। कब किया, 20 अगस्त 2024 को किया गया। ठीक है, याद रखेंगे 20 अगस्त 2024 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम किस मिशन के तहत शुरू किया गया है। अब देखिए ये किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, तो ये किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, निपुण भारत मिशन के तहत। ये भी याद रखेंगे, निपुण भारत मिशन के तहत ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कब आयोजित किया गया था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ये कब आयोजित किया गया था, तो ये 25 से 29 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था, ये भी याद रखेंगे।
और ये जो रोड टू स्कूल है, ये किसका एक नया रूप है बताइए। जैसे एक अब बहुत मतलब बहुत फेमस स्कीम आई थी बच्चों के स्कूल जाने के लिए, स्कूल चलो अभियान। एक पहले एक प्रचार आता था, स्कूल चले हम, ठीक है। तो वो स्कूल चलो अभियान जो वो है, उसी का एक नया रूप है रोड टू स्कूल। मतलब जब अब इतना समय बीत गया, लगभग 24-25 साल वो हुआ उसको लॉन्च हुए, तो इतना समय बीत गया तो एक नया उस वे में रख दिया गया कि रोड टू स्कूल है, बस यही है। अब देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा। अब देखिए कह रहे हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम क्या है। कह रहे हैं जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है, याद रखेंगे, सोर्सिंग एक अद्वितीय मंच। सी वाला आंसर सही होगा, सोर्सिंग ये यूनिक प्लेटफॉर्म इसका एक थीम है। अब देखिए इस ट्रेड शो का ये कौन सा संस्करण था, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, तो ये इसका कौन सा संस्करण था, ये सेकंड ही संस्करण था। याद रखेंगे ये कौन सा संस्करण था, सेकंड ही संस्करण था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था, 2024 में इसका दूसरा। अब ये भी पूछ सकता है कि इसका साझेदार देश कौन सा है, तो यही क्वेश्चन नीचे आया ही है। करें यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के लिए साझेदार कौन है, मतलब पार्टनर कंट्री कौन बना है। ये जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, इसका पार्टनर कंट्री कौन है, तो इसका पार्टनर कंट्री कौन सा है, वियतनाम है, ये भी याद रखेंगे। कौन है, वियतनाम है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या करा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। तो ये याद रखिएगा, शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। टू कनेक्ट एजुकेटेड एंड ट्रेंड यूथ टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, चीफ मिनिस्टर यूथ इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन। तो ये याद रखिएगा, इसका यही उद्देश्य है। दूसरा ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं इस अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष कितने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष कितने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष कितने, 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कितने, 1 लाख युवाओं को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की कौन सी स्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान का क्या है, जहां से आप आए हैं, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दूसरी सबसे बड़ी मतलब पूरे अगर प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को देख लिया जाए, तो हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र के बाद, ठीक है। तो अभी हम कौन से, दूसरे स्थान पर हैं। अब देखिए करें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितने % योगदान करता है, तो आपसे वो पूछेंगे कि बताइए आपका कितना प्रदेश जो है वो कितना योगदान करता है, तो आप बताएंगे क्या कि 9 से 10% योगदान हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश करता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, गोरखपुर में किस विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। तो गोरखपुर में किस विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है, तो वो किसका, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। तो ये याद रखिएगा, किसका, ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। लखनऊ में भी एक निर्माण पूरा हो चुका है, किसका, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण। याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पूरा हो चुका है, तो ये यहाँ लखनऊ में, और ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में पूरा हो चुका है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो मेरठ में। तो मेरठ आप हमेशा पढ़े होंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए मेरठ में क्या प्रसिद्ध है, खेल का सामान आप कहते होंगे। तो खेल का सामान तो मतलब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं बनाई जा रही है। तो कहाँ पर, मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, मेरठ में बनाई जा रही है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, पहले फार्मा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है।
याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ, पहले फार्मा पार्क, ये भी फार्मा पार्क है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। कहाँ पर? ललितपुर जनपद। तो याद रखिएगा, ललितपुर जनपद में पहले फार्मा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह कौन सा राज्य है जिसने 5.11 करोड़ रुपए के आयुष्मान भारत कार्ड योजना प्रदान किया? तो जो आयुष्मान भारत कार्ड योजना सबसे ज्यादा प्रदान करने वाला कौन सा मतलब प्रदेश है? तो अपना उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड प्रदान किया है, 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को। ये भी याद रखेंगे, 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को ये आयुष्मान कार्ड योजना प्रदान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसमें टॉप पर कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में देश में किस स्थान पर प्रथम है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर प्रथम है? तो ये डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो वैसे अपना जनसंख्या ही ज़्यादा है तो डिजिटल लेन देन हो, जैसे आप हमेशा जाते हैं यूपीआई नहीं करते हैं, तो हमारा क्या है, ये डिजिटल लेन देन में हम प्रथम है। अब देखिए फार्मा पार्क कहाँ हुआ था? तो ये ललितपुर में, याद रखेंगे ललितपुर में। अब एक देखिए कृषि आया ना, कृषि से भी रिलेटेड एक है, डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से जो फसल उत्पादन का है उसमें देश में प्रथम स्थान कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का जो आकलन किया जाता है डिजिटली रूप से कि कहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा है, कहाँ कम बोई गई है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। डिजिटल लेन देन में तो है ये, जो आपके पिताजी, जैसे आप भी और आपके पिताजी, जैसे आप जैसे हो सकता है कुछ लोग ये खेती उती करते होंगे, तो मतलब अब तो बहुत लोग कम ही खेती करते हैं। ये बहुत दुख की बात है अपने देश के लिए, क्योंकि खेती करना ही चाहिए, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, पैसा खाएंगे। तो याद रखेंगे जो क्रॉप होता है उसका डिजिटली के लिए अपना उत्तर प्रदेश प्रथम है और आपका डिजिटल लेन देन में भी प्रथम है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या रहा, करें उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के तहत राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन से 6 जिले शामिल होंगे? देखिए जब ये स्कीम आई थी, मतलब ये जो आपका ये विकास प्राधिकरण विधेयक आया था, तब कुछ लोग कह रहे थे, मतलब ऐसा ही वो चला था कि उत्तर प्रदेश टूट रहा है, 6 जिले इसके टूट जा रहे हैं। नहीं, ये एक विकास प्राधिकरण विधेयक होगा। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक विकास प्राधिकरण बना है ना, वैसे ये 6 जिलों को मिला के क्या बनेगा, एक विकास प्राधिकरण, मतलब एक डेवलप्ड सिटी बनेगी। तो वो कौन सा होगा, वो कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन से जिले हैं, लखनऊ है, याद रखेंगे लखनऊ है, तो लखनऊ तो सब में है, तो याद रखेंगे लखनऊ है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे हरदोई है। जो जो यहाँ से बिलोंग करते होंगे जान लीजिए आपका जो जिला है वो बहुत डेवलप होने वाला है। ठीक है, ये लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया। तीसरा कौन सा होगा? सीतापुर हो गया, याद रखेंगे सीतापुर हो गया। इसके बाद उन्नाव हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया और बाराबंकी हो गया। ये कितने जिले हैं? यही 6 जिले शामिल किए गए हैं। याद रखेंगे जो लखनऊ के होंगे वो भी याद रखेंगे, या कहीं याद करने का यही तरीका है, कोई आपका सगी संबंधी वहां पर होगा ऐसे याद रखेंगे, वहां भी डेवलप होगा। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आपको याद हो रहा होगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करें उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे? करें इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। याद रखेंगे कौन होंगे? मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो ये मुख्य सचिव होंगे। तो याद रखेंगे ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे?
मुख्य सचिव होंगे, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर यही लोग होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए करें उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध एवं उपयोग विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में जो नजूल संपत्ति होती है, जैसे कुछ संपत्ति सरकार की होती है, कुछ लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिए रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तो वो होती है वो नजूल संपत्ति। तो इसमें कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नजूल संपत्तियों को प्रयोजनार्थ आरक्षित करना, टू रिजर्व नजूल प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक पर्पज, तो पब्लिक के लिए इसको खाली करवा देना। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब है कि जो नजूल भूमि के पट्टे की अवधि समाप्त होने पर क्या किया जाएगा, तो इसका क्या कहेगा, क्या किया जाएगा इसको, यह राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। इट विल कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट ओनरशिप। जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अवधि पट्टे की समाप्त हो गई। जैसे क्या होता है पहले जब गांव में देखते होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, गांव में जो तालाब होता था उसको पट्टे पर लिया जाता था, या खलियान जो होता सरकार का वो भी पट्टे पर लिया जाता था, तो वो क्या उसका कुछ पैसा देना पड़ता था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो नजूल संपत्ति है ये कौन सा उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 1960 के रूप मतलब जो सॉरी वो जो उत्तर प्रदेश सरकारी अधिनियम 1960 है इसी के तहत दिया गया था। तो बहुत पुराना ये सिस्टम चल रहा है, अभी भी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं इस पर अपना काम कर रहे हैं। तो इसी सरकार ने क्या किया है कि अगर ये अवधि समाप्त हो जाएगी तो यह राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अब यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नवीनतम विधेयक में नजूल भूमि के पट्टों का नवीकरण के संबंध में क्या प्रावधान है। कह रहे हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, जो नियमित रूप से किराया जमा करते हैं और शर्तों का पालन करते हैं उनका 30 वर्षों का नवीकरण ये होगा। तो मतलब जो लोग पैसा किराया जमा करते हैं और शर्तों जो सरकार की शर्त होती है उसको अगर रखे रहते हैं तो 30 वर्षों का नवीकरण कर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करा करें, इस विधेयक के अनुसार क्या सरकार पट्टे पर दी गई नजूल भूमि फ्री होल्ड स्वामित्व प्रदान करेगी। क्या किसी को स्वामित्व प्रदान कर दे सकती है, तो नहीं। तो याद रखेंगे यह फ्री होल्ड स्वामित्व नहीं प्रदान करेगा, नहीं यह फ्री होल्ड स्वामित्व नहीं प्रदान करेगी किसी कीमत पर भी। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग अंबानी हैं, कुछ भी पैसा देके ले सकते हैं। यदि पट्टेदार पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भूमि पर कब्जा नहीं छोड़ता तो क्या होगा। मान लीजिए बहुत से लोग हैं पट्टा समाप्त हुआ तब भी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सी जमीनें सरकारी पड़ी हैं, तो उसका क्या होगा, भूमि खाली कराई जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किराया वसूला जाएगा। क्या मतलब वहां पर जाएंगे आप ही सब, जब बड़ मतलब अधिकारी बन जाएंगे तो आप ही सब जाएंगे ये सब भूमि खाली करवाने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या करा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024 में नए स्थापित विश्वविद्यालय के नामकरण में क्या प्रावधान किया गया है। मतलब सरकार ने कहा है कि जो नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे उसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो नाम से राज्य शब्द हटाया जाएगा। तो जैसे राज्य विश्वविद्यालय नहीं कहा जाता है तो उसको राज्य शब्द हटा दिया जाएगा अब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024 में विश्वविद्यालय के नामकरण के अलावा क्या निर्धारित किया जाएगा। तो उनका क्षेत्र जो अधिकार होगा वो भी बताया जाएगा कि इस विश्वविद्यालय का एरिया जुरिडिक्शन कितना है। जैसे अभी कहाँ पर, यहाँ पर प्रयागराज में आपके क्या किया गया, एक विधि विश्वविद्यालय खोला गया। और जैसे और बहुत जैसे अभी लखनऊ में भी कौन सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपके खोला गया। तो ये क्या है, उसमें राज्य नहीं, अब कहेंगे उसमें राज्य हटा दिया जाएगा और उनका जो जो क्षेत्र होगा वो डिसाइड किया जाएगा कहाँ पर उनका क्षेत्र होगा, एरिया जुरिडिक्शन कहाँ पर होगा। तो याद रखिए बहुत से विवाद भी होते रहते हैं ना, तो उनका एरिया जुरिडिक्शन भी देखा जाएगा कहाँ तक हो। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका बताइए इसका मुख्य लक्ष्य क्या है।
तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना, तो इसका लक्ष्य है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 के तहत रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार कितनी राशि का प्रथम योगदान करेगी? कितनी राशि का प्रथम योगदान करेगी? तो याद रखेंगे ये 10 करोड़ रुपए के योगदान करेगी। कितना? 10 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिनिषेध विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? जैसे धर्म परिवर्तन नहीं कर दिया जाता था बहुत लोगों का, तो वो कह रहे हैं कि जो ये विधेयक आया है, सरकार ने ये फिर दोबारा ये संशोधन करके भी एक विधेयक लाया है। तो इसमें क्या था? तो इसमें क्या था, जैसे अवैध धर्म परिवर्तन को रोकना और अपराधियों को सजा दिलवाना। जैसे बहुत लोग अवैध धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तो उसको रोकना है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या है, इस विधेयक के तहत जो नाबालिग हैं, जो महिला है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है के व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण के लिए क्या सजा है? जैसे क्या हुआ कि कोई महिला है, नाबालिग है, तो उसको क्या गया, अवैध धर्मांतरण कर दिया गया, तो उसके लिए क्या सजा दी जाएगी? तो उसके लिए क्या सजा दी जाएगी? 5 से 14 साल की कारावास दिया जाएगा और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना दे दिया जाएगा। तो उसके देखा जाएगा इसकी सजा कैसी है, तो उसके सजा के हिसाब से 5 से 14 साल की कारावास दे दी जाएगी और न्यूनतम 1 साल का जुर्माना दिया जाएगा अगर इन सब का धर्म परिवर्तन किया जाता है, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति है, या जैसे क्रिश्चियनिटी में देखते होंगे, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा धन परिवर्तन करवा देते हैं वो सब। क्यों? क्योंकि वो सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं। ठीक है, और जो पैसे दे देते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनकी भी गलती नहीं होती, उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये याद रखिएगा, तीसरा वाला, ये मतलब यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के आशय से किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवन संपत्ति को भय से डराना चाहता है, तो उसे क्या सजा दी जाएगी? तो उसे क्या सजा दी जाएगी, मतलब जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम आपका संपत्ति ले लेंगे, या धर्म या भय, मतलब बहुत सी चीज़ें से डराया जाता है, तो कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तो उसको क्या सजा दी जाएगी? तो उसकी सजा ये होगी कि 20 साल की कठोर कारावास हो जाएगी, जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे, 20 साल की कठोर सजावास हो जाएगा और आजीवन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करा क्वेश्चन, क्या है, इस विधेयक के तहत अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में विदेशी या अवैध संसाधनों में से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? यहाँ पर क्या सजा निर्धारित की गई, ये बताइए। तो 7 से 14 साल की कठोर कारावास और 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं में शामिल के लिए अधिकतम क्या सजा प्रावधान है? तो जो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पेपर लीक हो रहा है, उसमें जो शामिल किए गए हैं, मतलब बहुत से लोग शामिल होते हैं, उसमें क्या सजा का प्रावधान है? तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है? आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ये याद रखिए। आपको बता भी देना चाहता हूँ कि ये किनके लिए लागू नहीं होता है, ये नेताओं के लिए जो विधानसभा में बैठे हैं उनके लिए लागू नहीं होता है, वो अपने चाचा भतीजे कुछ किसको भी बना सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ये पब्लिक पे लागू होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। मतलब मजाक कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार चलता है। अभी देखिए आरओ में किस तरह से भ्रष्टाचार चला है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा 2024 के तहत परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय बोझ का वहन कौन करेगा? तो बताइए, ये वित्तीय बोझ का वहन कौन करेगा? तो ये कौन वित्तीय बोझ का वहन करेगा? तो संबंधित व्यक्ति करेगा और संबंधित संस्था करेगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब बाबा डिसाइड करेंगे कि कौन आरओ बनेगा, कौन आरओ नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो बाबा बैठते हैं हर जगह, एक अपना मंच बना लिए हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कौन बनेगा आरओ और कौन नहीं बनेगा। और यहाँ विद्यार्थी क्या है, लगा पड़ा है। ठीक है, तो चलते हैं।
अब देखिए 39 नंबर का, इस विधेयक के तहत यदि किसी छात्र को परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा उसको, तो याद रखिएगा उसके परिणाम को रोक दिया जाएगा और उसको अगली परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों परिणाम भी रोक दिया जाएगा, अगली परीक्षा में बैठ भी नहीं पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया था। तो बताइए उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ और वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये 20 जुलाई को शुरू किया गया था, 20 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया था। देखिए 20 जुलाई 2024 से किया गया था और ये कहाँ से किया गया था ये जरूर इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, लखनऊ के कुकरेल नदी के पास से किया गया था। कहाँ पर, लखनऊ के कुकरेल नदी के पास से किया गया था। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में हरित आवरण को 2030 तक कितने % बढ़ाने का लक्ष्य है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है हरियाली क्षेत्र है अभी कितना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो अभी कितना है, तो 9.23% है। याद रखेंगे 9.23% है अभी प्रेजेंट में, और ये कब तक बढ़ाने में, 2030 तक। याद रखिए 2030 तक कितना % बढ़ाने का लक्ष्य है, 15% बढ़ाने का लक्ष्य है। ये भी याद रखेंगे कितना %, 15% बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, 43 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2024 के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के दौरान सबसे अधिक पौधे लगाए गए। अब देखिए जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ है वहीं पेड़ लगा दिया गया, ठीक है। तो कहां पर सबसे अधिक पौधे लगाए गए, तो कहां पर, ये सोनभद्र में। याद रखेंगे कहां पर, सोनभद्र में सबसे अधिक पेड़ पौधे लगाए गए। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ 2024 का अभियान है, इसमें लगभग एक दिन में कितने पौधे का रोपण किया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो कितने, एक दिन में लगभग कितने पेड़ का रोपण किया गया, तो ये भी याद रखेंगे 36.51 करोड़ पौधों। याद रखेंगे करोड़ पौधों का रोपण किया गया। तो ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई उपवन योजना, जो उपवन योजना है और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना और उपवन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखेंगे, हरियाली बढ़ाना और भूजल स्तर में सुधार करना। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है, हरियाली बढ़ाना और भूजल स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या करा कुछ, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश कितने विरासत वृक्षों का पोषण करेगा। तो उत्तर प्रदेश कितने विरासत वृक्षों का पोषण करेगा, ये भी याद रखिए। किसके योजना के तहत, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के तहत। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, राज्य सरकार हमारी है, वो 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। कितना, 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई। अब देखिए ये मित्र वन, तो हमारा मित्र कौन है, हमारा मित्र नेपाल है, भूटान है, यही तो हमारे मित्र हैं। तो बांग्लादेश और ये पाकिस्तान तो हमारे मित्र रहे नहीं, बांग्लादेश तो रहा नहीं, पाकिस्तान तो पहले से भी नहीं हमारा मित्र था। तो हमारे पड़ोसी कौन से हैं, चाहे नेपाल हुआ, चाहे भूटान हुआ, चाहे श्रीलंका हुआ। तो ये कहाँ पर मित्र वन लगाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, आप देखिए उत्तर प्रदेश तो श्रीलंका से बॉर्डर शेयर नहीं करता, भूटान से शेयर नहीं करता, शेयर तो नेपाल से करता है, तो इसी से लगाएंगे। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर। तो मित्र वन अगर आज याद आ जाए तो उत्तर प्रदेश, जैसे ये अपना उत्तर प्रदेश है और ये नेपाल का है, तो इसी बीच में लगाया जाएगा।
ठीक है। हम देखिए यहाँ कह रहे हैं मित्र वन के अलावा उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण अभियान के तहत कौन से वन स्थापित किए जाएंगे, तो उनका वन का नाम भी बता दिए, मतलब इस टाइप के बताया जाएगा वन स्थापित, ये मित्र वन के साथ। तो कौन कौन से वन स्थापित किए जाएंगे, शक्ति वन। कौन कौन से, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन, 3 प्रकार के वन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। शक्ति वन स्थापित किए जाएंगे, युवा वन स्थापित किए जाएंगे और बाल वन स्थापित किए जाएंगे, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि हाथरस घटना की जांच हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक मतलब गठित एक न्यायिक जांच आयोग किया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन है। तो न्यायिक जांच आयोग के उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो उसके अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। याद रखेंगे, न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई थी उसके अध्यक्ष हैं न्यायिक जांच आयोग के। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करा है, हाथरस की घटना के जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग के सदस्य कौन है। अब देखिए उसके एक तो अध्यक्ष हैं, 2 लोग सदस्य भी हैं। उप सदस्य कौन से हैं, तो याद रखिएगा हेमंत राव और भवेश कुमार सिंह। हेमंत राव और भवेश कुमार सिंह उसके दोनों मतलब उस जांच आयोग के सदस्य हैं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, लखीमपुर खीरी जिले में। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया गया है, गोला गोरखनाथ तहसील में। तो ये याद रखें, कौन सा तहसील भी पूछ सकता है और डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का बायो प्लास्टिक पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में। अभी एक चीज और है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना किया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये क्लस्टर जो बनाने की घोषणा की गई है, ये 2 शहर में बनाने की घोषणा की गई है। वो 2 शहर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, ये आगरा है और ये प्रयागराज है। याद रखेंगे, आगरा और प्रयागराज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। याद किस कब, 25 जून 2024 को, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। ये याद रखेंगे, कहाँ पर, आगरा और प्रयागराज में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहता हूँ आप हमेशा पीडीएफ पे ना डिपेंड रहा करिए, जो आपको पढ़ाऊँ वो भी पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ और याद करने की थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूँ। पीडीएफ पढ़ना तो आप बुक ही पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर, लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, फाइट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर का, करें उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कौन सी विरासत इमारतें चुनी गई हैं। अब देखिए, ये विरासत इमारतें बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 3 विरासत इमारतों को चुना है। कौन कौन से, कोठी, रोशन, उद औला। ये याद रखें, कोठी, रोशन उल औदा, बरसाना जल महल और शुक्ला तालाब। अब देखिए बरसाना तो आपको याद ही होगा, ये मथुरा में पड़ेगा, ठीक है। शुक्ला तालाब कहाँ पड़ेगा, ये बताइए, शुक्ला तालाब कहाँ पड़ेगा। जो लोग यहाँ से होंगे उनको पता होगा, क्योंकि वो टहलने जाते होंगे शुक्ला तालाब। तो बताइए कहाँ से, ये आपका कानपुर में पड़ेगा। तो शुक्ला तालाब कहाँ पड़ेगा, कानपुर में ये पड़ेगा। अब कहाँ कर रहा है कि रोशन उद्दौला कहाँ पड़ेगा, तो ये लखनऊ में पड़ेगा, ठीक है। नवाबों का शहर लखनऊ में रोशन उद्दौला पड़ेगा। बरसाना जल महल कहाँ है, ये मथुरा में है। और शुक्ला तालाब कहाँ पे है, तो शुक्ला तालाब कानपुर में है। इन तीनों को विरासत इमारतों के पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर का,
उत्तर प्रदेश में प्राचीन और विरासत भवनों के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किस विभाग को मंजूरी दी गई है? तो ये किस विभाग ने मंजूरी दी है? ये कौन से विभाग ने? ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब यहाँ पर देखते हैं 16 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और नवगीतकार का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? तो वो कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे और नवगीतकार है? वो इनको एस भारती पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? महेश्वर तिवारी हैं। तो याद रखेंगे महेश्वर तिवारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत 2028 तक उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य कितना है? बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य कितना है? तो कितना है? 1 मिलियन मीट्रिक टन। याद रखें कितना है? 1 मिलियन मीट्रिक टन है उत्पादन का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? कह रहे हैं उसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? तो इसको नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? यूपी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी नीडा उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन क्या होगा? जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत जो प्रत्येक स्टार्टअप, बहुत से लोग प्राइवेट स्टार्टअप भी शुरू करेंगे, उनको वित्तीय प्रोत्साहन क्या होगा? तो याद रखेंगे उनका वित्तीय प्रोत्साहन क्या होगा? 25 लाख पर ईयर। याद रखिए 25 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये भी याद रखेंगे। कितना? ये नहीं देखते हैं 58 नंबर का है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने रोजगार सृजित होंगे? करें जो अगर ये उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति आता है तो इससे लगभग कितने रोजगार सृजित होने का अनुमान है? तो कितने रोजगार सृजित होंगे इससे? लगभग 1,20,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। 59 का देखते हैं उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये राज प्रताप सिंह को बनाया गया है। किसको? राज प्रताप सिंह को ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन तो हो गया, अब सूचना देखते चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कौन बने हैं? तो इनका यहाँ पर क्या दिया गया है? कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो वही होता है। अब ये कौन बनाए गए हैं? वहाँ पर तो राज प्रताप सिंह बनाए गए हैं निर्वाचन आयुक्त, और यहाँ कौन बनाए गए? यहाँ भी राज से ही स्टार्ट है, राजकुमार विश्वकर्मा। याद रखेंगे कौन बनाए गए हैं? राजकुमार विश्वकर्मा। तो राजकुमार विश्वकर्मा ये बनाए गए हैं, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करा क्वेश्चन, करा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य का युवा उद्यमियों को सशक्त और नवाचार को बढ़ाना। तो ये याद रखेंगे, बी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत 2024-25 के बजट में कितनी वित्तीय राशि, मतलब जो आपका ये स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसमें 2024-25 में जो बजट आया था उत्तर प्रदेश का, उसमें कितनी राशि इसमें आवंटित किया गया था? 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम फॉर यूथ इंटरप्रेन्योर
मतलब के तहत अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण की राशि प्रदान की जाती है। तो मतलब करें अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है जो कि क्या होता है, ब्याज मुक्त होता है। तो प्रति वर्ष कितने, 5 लाख है, याद रखिए 5 लाख युवाओं को, मतलब 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि ब्याज मुक्त होता है, मतलब इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। ठीक ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कौन सा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, 64 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटित किया गया है। कौन सा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, तो ये कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश कानपुर में, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश कानपुर। अब यहाँ पर देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स किस कंपनी द्वारा उद्घाटित किया गया, तो कंपनी भी बता दीजिए। तो ये कौन सी कंपनी है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है। कौन सी, अडानी डिफेंस एंड एरो स्पेस है। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर का, कह रहे हैं कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा कहाँ विकसित की गई है। तो कहाँ ये विकसित की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर विकसित किया गया है, तो याद रखेंगे आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी कानपुर में विकसित किया गया है हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग। 67 नंबर का रहा कि आईआईटी कानपुर में H2 सुविधा अधिकतम कितनी गति उत्पन्न करने में सक्षम होगा। तो अधिकतम कितनी गति उत्पन्न करने में सक्षम होगा, तो 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, करें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एम्पावरिंग यंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट इनोवेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 69 का, इस योजना के तहत प्रत्येक युवा उद्यमी को कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, तो याद रखेंगे 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ देखिए करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन एमवी गुआ और एमवी निषाद राज किन नदियों में संचालन करेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एमवी गो और एमवी निषाद राज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किन नदियों में ये संचालन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किन नदियों में संचालन करेंगे, तो देखिए एमवी गो है जो है ये कहाँ पर संचालन करेगा, ये सरयू में संचालन करेगा। और एमवी निषाद राज कहाँ पे संचालन करेगा, तो ये कहाँ पे करेगा, ये करेगा गंगा नदी में। तो याद रखिएगा दोनों कहाँ कहाँ पर, एक सरयू में करेगा और एक गंगा में करेगा। तो दोनों याद रखेंगे, बे और निषाद राज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामन एम्बिगो और निषाद राज का निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। तो ये किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन कर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन एम्बिगो और एमवी निषाद राज का प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन उत्सर्जन में 400 मीट्रिक टन की कमी लाते हैं। कार्बन उत्सर्जन में 400 मीट्रिक टन की कमी लाते हैं। 73 नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब किया गया। तो इसका उद्घाटन कब किया गया, ये अब देखिए इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया, पहले ये देख लीजिए। 16 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, प्रयागराज में। याद रखेंगे प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन करा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया ये बताइए। तो इसका उद्घाटन न्यायमूर्ति जो उस तत्कालीन थे, अब तो चेंज हो गए, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था।
75 नंबर का है, जनवरी 2024 में दिव्य अयोध्या ऐप किसने लॉन्च किया? देखिए, एक दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च हुआ था। इस दिव्य अयोध्या ऐप का मेन उद्देश्य क्या था? तो जो अयोध्या में जो पर्यटन स्थल हैं उनको दिखाना, ठीक है, जो लोग आए अयोध्या में। तो इस ऐप को लॉन्च किसने किया था? योगी जी ने किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अयोध्या में पर्यटन और धार्मिक स्थलों की जानकारी देना, इसका उद्देश्य था। दिव्य अयोध्या ऐप, ये याद रखेंगे। 77 नंबर का रहा है, जनवरी 2024 में CBRI रिपोर्ट के अनुसार भारत में पंजीकृत MSME के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कह रहे हैं जो भारत में MSME का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो किस स्थान पर हो सकता है? आप सोचिए किस स्थान पर हो सकता है। तो कहाँ किस स्थान पर हो सकता है MSME के रजिस्टर में? तो हम किस स्थान पर हैं? तो याद रखिएगा हम तीसरे स्थान पर हैं। अब आप पूछेंगे पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे पहले और दूसरे स्थान पर पहले स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। याद रखेंगे महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तमिलनाडु का। तो पहले स्थान महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश है MSME के रजिस्टर में। 78 नंबर का क्वेश्चन करागे, CBRI रिपोर्ट, जो CBRI रिपोर्ट था, उस जो ये वाला रिपोर्ट, ठीक है, CBRI, याद रखें, CBRI रिपोर्ट के अनुसार भारत में पंजीकृत MSME के संदर्भ में कौन से दो राज्य पहले और दूसरे स्थान पे हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले और दूसरे स्थान पे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या क्वेश्चन करा है कि जनवरी 2024 में CBRI द्वारा जारी MSME संबंधित रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? अब उसका शीर्षक पूछ लिए हैं कि इसका शीर्षक क्या था। तो इसका शीर्षक क्या था? याद रखिएगा, अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखेंगे क्या इसका शीर्षक है? अनलीशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसका ये विषय था, मतलब शीर्षक था। तो सी वाला सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन, भारत में उद्घाटन किया गया पहला पूर्णतः बालिकाओं का सैनिक स्कूल कौन सा है? तो देखिए ये पहला बालिकाओं का, पूरी तरह से ये क्या है, इसमें बालिकाएं पढ़ेंगी। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? मथुरा में किया गया। तो याद रखिएगा इसका कहाँ पर किया गया? मथुरा में क्या किया गया? इसका नाम क्या होगा? समिंद्रा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। याद रखिएगा, समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। अब पूछा जाएगा ये किसने किया? नीचे अच्छा क्वेश्चन भी दिया गया है। कह रहे हैं कि जो ये स्कूल है उत्तर प्रदेश का वृंदावन में पूर्णतः बालिकाओं का सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो सैनिक रक्षा मंत्री होंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जो गोरखपुर में एक उद्घाटन हुआ था उसका जयदीप धनखड़ ने किया था, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे कौन किसने किया था, नहीं तो दो कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या यात्रा के दौरान कौन सा रेलवे स्टेशन उद्घाटित किया? तो अयोध्या यात्रा के दौरान जो मोदी जी ने स्टेशन वो उद्घाटित किया, वो कौन सा स्टेशन है? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन उसका नाम है। 83 करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अयोध्या के नए निर्माण किए गए हवाई अड्डे का नाम। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम भी और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम भी बराबर। तो हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पे क्या है? काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? करें काशी और तमिल का दूसरा संस्करण ये कब आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे इसका दूसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? 2023 में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए कब से कब किया गया? 17 से 30 दिसंबर के बीच, 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। अब देखिए इसका आयोजन कौन कौन से लोग मिलकर किए हैं। हम यहाँ पर देखें, करें काशी तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो याद रखेंगे कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को।
ये है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो आईआईटी मद्रास है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर तीन ही क्वेश्चन याद ही करना है। ये काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण था, ये दूसरा संस्करण था, ये याद करना है। और प्रथम काशी तमिल संगम कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तीसरी बात याद रखिएगा, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक ट्रेन कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। एक और याद करना है, इसका आयोजन किसने किया था, आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया, तो याद रखेंगे इसका उद्घाटन वाराणसी में किया मोदी जी ने। कहाँ पर, वाराणसी में किया, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 88 नंबर का है, सूर्यदेव महामंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 180 फीट। याद रखेंगे 180 फीट। अब देखिए, स्वरवेद आध्यात्मिक ग्रंथ के प्रणेता थे, तो वो कौन, जो स्वरवेद आध्यात्मिक ग्रंथ इसके प्रणेता कौन थे, तो संत सदाफल देवजी महाराज थे। अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री ने लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया। तो मुख्यमंत्री ने लेक क्वीन क्रूज जो का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया, गोरखपुर में। याद रखेंगे मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर का। अब देखिए गोरखपुर में कहाँ पे, रामगढ़ ताल। याद रखिए रामगढ़ ताल में, रामगढ़ ताल, यहीं पे किया। ये क्रूज कितना मंजिला है, 2 मंजिला यह क्रूज है। याद रखेंगे कितना मंजिला है, 2 मंजिला यह क्रूज है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत किस नदी तंत्र में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जहां पर क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कौन कौन सी नदी हैं, ये गंगा है, यमुना है, राप्ती है और सरयू है। इन नदियों में क्रूज सेवा को, गंगा जैसे बनारस में या इलाहाबाद में यहाँ पर क्रूज सेवा, यमुना जैसे मथुरा में वहाँ भी मतलब लोग आते हैं दर्शन करने भगवान कृष्ण का, राप्ती नदी गोरखपुर, सरयू नदी अयोध्या में। तो यहाँ पर क्या है, क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं, अयोध्या में 22वें रामायण मेला का उद्घाटन कब हुआ। तो अयोध्या में 22वें रामायण मेला का उद्घाटन कब हुआ, तो 14 दिसंबर 2023 को हुआ। कब उद्घाटन कब हुआ, 14 दिसंबर 2023 को हुआ 22वां रामायण में। अब देखिए यही याद रखना है, ये कौन सा नंबर का, तो 42वां रामायण मेला था। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये 42वां, ये यहीं पर, ये अयोध्या में रामायण मेला। अब देखिए रामायण मेला एक चित्रकूट में भी होता है, लेकिन ये वाला याद रखेंगे क्योंकि रामायण मेला कब से शुरुआत ये हुई अयोध्या में रामायण मेला की, 1982 में शुरुआत हुई। अब देखिए 1982 में किसने किया, मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने किया। याद रखेंगे श्रीपति मिश्र, उस समय के जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय के श्रीपति मिश्र, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में किसने किया था। तो ये यही क्वेश्चन अभी बताया था, श्रीपति मिश्र ने। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 कब पारित हुआ था। तो ये कह रहे हैं ये जो विधेयक है ये कब पारित किया गया था, तो नवंबर 2023 में पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ये याद रखेंगे। कितना, 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ठीक है। देखिए भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये बताना है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, सहारनपुर में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो जो उसका परिसर है कौन सा, ये सहारनपुर में रुड़की परिसर है। तो याद रखिएगा आईआईटी रुड़की का परिसर है सहारनपुर में, वहीं पर दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाएगा।
यहाँ पर 98 नंबर का देखते हैं, अयोध्या में दीपोत्सव 2023 के दौरान राम की पैड़ी पर कितने दीप जलाए गए जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो कितने दीपक जलाए गए थे? तो 22,23,000 दीप जलाए गए थे। कितना? 22,23,000 दीप जलाए गए थे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या शोध संस्थान का पुनर्नामकरण करने के बाद इसका नाम क्या होगा। जो अयोध्या शोध संस्थान का पुनर्नामकरण करने के बाद इसका नाम बोल रहे हैं, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान होगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि सरकार की स्वीकृति के अनुसार जनजातीय संग्रहालय किस जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनजातीय संग्रहालय 3 जगह पे स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से जगह पर स्थापित किए जाएंगे? मिर्जापुर में स्थापित किए जाएंगे, सोनभद्र में और महाराजगंज में। अब ये भी पता होना चाहिए कि मिर्जापुर में कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो मिर्जापुर के अतरौला में, याद रखेंगे अतरैला में, जो मिर्जापुर का अतरैला है वहीं पर ये जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अतरैला का पांडे ग्राम है। ठीक है, अतरैला है एक मतलब कस्बा होगा, उसमें एक ग्राम है पांडे ग्राम, याद रखिए पांडे ग्राम, यहीं पर स्थापित किया जाएगा। ये तो हो गया मिर्जापुर का। सोनभद्र में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी, याद रखिए जो मारकुंडी के लोग होंगे उनको पता होगा, मारकुंडी, सोनभद्र के मारकुंडी में। महाराजगंज के कुंसरेवा ग्राम में, जो महाराजगंज है यहाँ पर कुंसरेवा, याद रखेंगे कुंसरेवा ग्राम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब इतना सिर्फ याद रख लीजिए, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा कि मिर्जापुर में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। करें मिर्जापुर में जो जनजातीय संग्रहालय, तो अभी करें अतरैला पांडे ग्राम में। देखिए यहाँ पर क्या, लखनऊ में नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा किस नदी के तट पर। तो ये गोमती नदी के तट पर किया जाएगा सौर संग्रहालय का निर्माण। 103 नंबर, लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई। तो लखनऊ में अमृत महोत्सव के दौरान डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य अभियान शुरू किया गया था। कौन सी? सामर्थ्य अभियान शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 25 मई 2023 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे 25 मई 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन होगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा होगा। तो ये कौन सा होगा? गोरखपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। हाँ, आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है जो अभी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, कल आपका मॉर्निंग में आएगा। लगभग ये मैराथन के ही फॉर्म में आएगा, लगभग 10 से 12 पेज होंगे उसमें। जितने भी टॉपिक है, अब 2 ही लेक्चर होगा, उसका खत्म हो जाएगा, तो कल एक लेक्चर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि गोरखपुर में नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय का कौन सा विश्वविद्यालय से संबंध होगा। तो जो गोरखपुर का नए पशु विश्वविद्यालय भी जो बन रहा है, ये किस? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो मथुरा में है, यहाँ से संबंध होगा। यहाँ इससे और एक और है गो अनुसंधान संस्थान, वहीं पर मथुरा में है, उससे। तो याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा से संबंध रखेगा। अब देखिए 106 नंबर क्या कह रहे हैं कि 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्राजील के राजदूत केनेथ नेब्रगा की उपस्थिति में लखनऊ में 3 कंपनियों के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कह रहे हैं वो जो तीनों कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? आनंद डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस, ये तीनों हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का मुख्य विषय क्या है। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का मुख्य विषय पूछ रहे हैं। तो इसका मुख्य विषय क्या है? लैंगिक समानता और देखभाल और सामर्थ्य। तो इसका मुख्य विषय क्या है? बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर का,
उत्तर प्रदेश विकसित किए जा रहे सोलर एक्सप्रेसवे में के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे सोलर एक्सप्रेसवे होगा, उसका जो कह रहे हैं कि इसका जो ऊर्जा का उत्पादन उसका लक्ष्य कितना है? तो इसका लक्ष्य कितना है? 550 मेगावाट। याद रखेंगे कितना है? 550 मेगावाट इसका लक्ष्य होगा। देखिए पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे होगा वो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे क्या होगा जहां पर जो एक्सप्रेसवे पर लाइट नहीं लगाई, वहाँ वो सोलर ही लगाया जाएगा, उसी से सब कुछ लाइटें जलेंगी। तो वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये आप बिजली भी आप यहाँ से जो आसपास के गांव होंगे, शहर होंगे, बिजली आराम से यहाँ पर आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट किस मॉडल के तहत स्थापित किए जाएंगे? तो ये किस मॉडल के तहत ये स्थापित किए जाएंगे? तो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पीपीटी मॉडल में, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर ये आधारित होगा। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे करा के अक्टूबर 2023 में बरेली को उत्तर प्रदेश का पहला जिला किस कारण से माना गया? तो याद रखिएगा जो बरेली है उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है किस में? तो किस लिए बन गया है? तो परिषदीय जो विद्यालय हैं वहाँ पर स्मार्ट कक्षाएं चलाने में पहला उत्तर प्रदेश का जिला बना है। तो इस स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में कौन सा इसका ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा। स्मार्ट कक्षाओं को परिषदीय विश्वविद्यालय, जो परिषदीय विद्यालय होंगे वहां पर स्मार्ट कक्षाएं संचालित किया है ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करा। बरेली में विकसित किए जा रहे नाथ कॉरिडोर के माध्यम से कौन से मंदिरों को जोड़ा जाएगा? तो बताइए कौन से मंदिरों को जोड़ा जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर? अखलाक आलखनाथ मंदिर को, मणिनाथ को, तपेश्वर नाथ को, धोपेश्वर नाथ को, पशुपतिनाथ को, वनखंडी नाथ मंदिर को जोड़ा जाएगा ये नाथ कॉरिडोर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव बख्श सिंह के अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये कहाँ पे किया गया? तो ये उन्नाव में किया गया। ये याद रखेंगे कहाँ पर? उन्नाव में किया गया। 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति 2023 ड्रोन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये भारत ड्रोन शक्ति ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गाजियाबाद में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर? गाजियाबाद में किया गया। 114 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण फसाई के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी गाजियाबाद में ही किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को किस परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो ये किस परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ पर देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना की लंबाई कितनी है? तो कह रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 352 है किलोमीटर है। कितनी है? 352 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 117 नंबर का कह रहे हैं 16 अक्टूबर 2023 को रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कह रहे हैं ये कहाँ किया गया? तो गोरखपुर NIELIT में किया गया। अभी यहाँ पर देखिए गोरखपुर में स्थित रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? ये किस परियोजना के तहत किया गया? तो फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के तहत किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। 119 नंबर कह रहा है कि 11 अक्टूबर 2023 को अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कह रहे हैं ये कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ पर? वाराणसी विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी में किस टीम द्वारा विकसित किया गया? कह रहे हैं ये किस टीम के द्वारा विकसित किया गया? ग्रीन कैपिटल टीम के द्वारा, केपरल रेड टीम के द्वारा विकसित किया गया।
अब देखिए 121 नंबर क्वेश्चन का है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नंदनी कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नंदनी कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर का, प्रारंभिक चरण में नंदनी कृषक समृद्धि योजना 25 दुधारू गायों को कितनी इकाइयों पर सब्सिडी मिलेगा? तो 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयों पर, याद रखिएगा कितनी, 35 इकाइयों पर सब्सिडी सरकार देगी। अब देखिए 123 नंबर का, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये विभिन्न विभागों के शिक्षकों का चयन करना। ठीक है, तो ये क्या है? बीरबल की खिचड़ी है। बीरबल की खिचड़ी भी तो कम से कम बहुत जल्दी बन गई थी। ठीक है, तो ये बनती ही रह जाएगी। ठीक है, मतलब जब 2050 आ जाएगा तब ये परीक्षा करवाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? ये आगरा शिक्षा सेवा, वो सॉरी प्रयागराज में। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा इसका मुख्यालय, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? प्रयागराज में होगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गांडीव 5 संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गांडीव 5 का जो अभ्यास मतलब संयुक्त अभ्यास है कहाँ पर किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। एनएसजी और पुलिस बल उत्तर प्रदेश के उसके द्वारा ये अभ्यास हुआ था। ये कहाँ पर? लखनऊ में किया गया था, तो ये याद रखेंगे लखनऊ। अब देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश जितना भी आपका करंट था उत्तर प्रदेश से बना था वो खत्म हो गया। अब बिहार का जितना भी बना है वो देख लेते हैं। बिहार में ज़्यादा आपका इस बुक में दिया है ये बजट के बारे में दिया है, तो हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार में बने हैं, देखते हैं। या बीपीएससी वालों के लिए अभी तक क्या था? पीसीएस वालों के लिए था, आरओ के लिए था। अब बीपीएससी वाले एक्टिव हो जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता। याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता। तो ये वाला आपका बी वाला आंसर सही होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं 127 नंबर का। पटना में 3-5 सितारा होटल के निर्माण के लिए स्वीकृत किस विभाग के अंतर्गत दी गई? तो याद रखेंगे करें 5 स्टार जो होटल अप्रूव्ड है, ये 3-5 स्टार होटल कहाँ पर? पटना में। उसको कंस्ट्रक्शन को क्या किया गया है? अप्रूव दिया गया है। तो किस विभाग के द्वारा? तो किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। याद रखेंगे पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में सर्वाइकल जो कैंसर होता है उससे बचाव करना। तो ये मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का उद्देश्य है, ये महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव करना, बी वाला। यहाँ पर 129 नंबर क्वेश्चन करा कि पटवा टोली नामक गांव कहाँ स्थित है जिसे आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा प्रदान किया गया है? ये पटवा टोली कहाँ है? तो देखिए ये पटवा टोली आईआईटी गांव बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसी गांव में 1 दर्जन से अधिक आईआईटीएन यहाँ पर है इसी गांव में। कहाँ पर? यही पटवा टोली में। तो ये है कहाँ? तो ये गया में गांव है। कहाँ पर गांव है? ये गया में है। 1 दर्जन से अधिक आईआईटीएन यहाँ पर मतलब आईआईटी में सेलेक्ट हुई है इसी गांव से। तो ये क्या है? आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा प्राप्त हो गया है ये इस गांव को। यहाँ पर क्या है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन कब हो गया था? तो इनका निधन कब हुआ था? मई 2024 में इनका निधन हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसका निधन हो गया, ये कौन थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर देखिए बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के तहत कदाचार में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? अब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में पास किया गया था वैसे यहाँ पे पास किया गया है। ठीक है, तो ये सरकारें पास करती रहती हैं।
लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता, मतलब कानून बन जाता है लेकिन कोई भी अमल नहीं होता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जाता है, लगाया जाएगा। तो अधिकतम जुर्माना क्या है, यहाँ देखिए 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिए हैं। कितना है, 1 करोड़ रुपए। यहाँ पे क्या है, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के 65%, याद रखें 65% आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन पर रोक कब लगाई थी। तो ये बताइए, ये रोक कब लगाए थे। 20 जून 2024 को रोक लगा दी थी। कि कब, 20 जून 2024 को इस पर रोक लग गई थी। जो मतलब जो 65% आरक्षण था वो नहीं लगाया जाएगा, पटना हाई कोर्ट ने बता दिया। करें, बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरी को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रस्तावित आरक्षण की वृद्धि सीमा कितनी थी। करें, कितनी वृद्धि सीमा थी। तो कितनी थी, 65%। अभी ऊपर ही पढ़े थे, कितनी थी, 65%। नहीं देखते, 134 नंबर करें। कह रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत कुल बजट अनुमान कितने करोड़। अब देखिए बजट से क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजट से जो क्वेश्चन आया है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना बजट आया था जो बिहार सरकार के द्वारा। तो ये बताइए कितना बजट आया था। तो याद रखेंगे 2,78,725.72 का बजट आया था। तो ये याद रखेंगे, कौन सा, बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करें, बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी। बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2022-23 में कितना था, ये पूछ रहे हैं। तो कितना था बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, 10.64% था। याद रखेंगे 10.64% था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानते हैं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर इसी बिहार की ही थी। याद रखिएगा, बिहार ही सबसे ज़्यादा वृद्धि कर रहा था। आप देखिए पहले स्थान पर कौन सा है, बिहार है। अब दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर याद रखेंगे दूसरे स्थान पर असम है। असम है दूसरे स्थान पर। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी, तो इसकी अगर आर्थिक वृद्धि दर हम देखते हैं तो इसकी आर्थिक वृद्धि दर 10.64, 10.64। और असम की कितनी थी, तो असम की इसकी 10.2 थी, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं था। तो ये तो सबसे ज़्यादा वृद्धि बिहार ने किया। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि कितनी थी, तो 2.24 थी, 2.24 थी। और बिहार की 10.6, मतलब बिहार वाले बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर के मामले में दूसरे स्थान पर कौन था। तो अभी हम बताए हैं असम दूसरे स्थान पर था। तो ये असम याद रखेंगे दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा कि वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना अनुमानित है। तो जो 2024-25 के लिए बिहार का जीएसडीपी कितना अनुमानित है, तो ये बिहार का जीएसडीपी कितना अनुमानित है, तो याद रखिएगा 9,76,514 करोड़ रुपए। कितना, 9,76,514 करोड़ रुपए निर्धारित है। तो ये याद रखेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है। कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड बजट स्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ये कितना है, 1,78,706.09 करोड़ रुपए। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान 2023-24 के बजट अनुमान से कितना अधिक है। देखिए करें 2023-24 का जो बजट था अभी 2024-25 का बजट से कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है, तो ये 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। कितना, 16,840 करोड़ रुपए पिछले से अधिक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहे हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान मूल्य का कितना है। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था का आकार है ये वर्तमान मूल्य पर कितना था।
तो 7.5 लाख करोड़ था। तो याद रखेंगे कितना, 7.5 लाख करोड़। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना था। देखिए वार्षिक स्कीम, जो एनुअल स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है 24-25 में, उस पर कितना रुपए खर्च किए गए। तो कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए। कितना, 1 लाख स्कीम पर खर्च किए जाने हैं। ठीक है, तो इसका अनुमान लगाया गया इतना खर्च हो जाएगा। बजट के अनुसार बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का आकार 2022-23 में कितना था। तो औद्योगिक क्षेत्र का आकार पूछ रहे हैं, तो 37,743 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो कितना, 37,743। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि बिहार के परिवहन और संचार क्षेत्र का आकार वर्ष 2012-13 से 2022-23 के बीच कितना गुना बढ़ा है। तो कह रहे हैं जो बिहार का परिवहन है और संचार है 2012-13 में जो था, 2022-23 में कितने गुना बढ़ गया है। तो कितने गुना बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है। तो याद रखें कि ये 2 टाइम्स बढ़ गया। अब यहाँ 144 नंबर को देखें, वर्ष 2022-23 से 2022-23 12-13 से 22-23 के बीच बिहार में पशुपालन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो पशुपालन क्षेत्र में 100% की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे कितनी, 100% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 22-23 के बीच मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो यहाँ भी कितनी, 100% की वृद्धि हुई है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है कि वर्ष 2012-13 और 22-23 के बीच बिहार में भंडारण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। करें भंडारण क्षेत्र में, तो 4 टाइम्स वृद्धि हुई है। एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2015-17 से 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है। तो मातृ मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है, 47 पॉइंट गिरावट आई है, 47 पॉइंट गिरावट आई है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, करें बिहार में वर्ष 2005-6 से 19-20 के बीच संस्थागत परसों में कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ करें बिहार में जो परसों होता है वो उसमें कितनी वृद्धि हुई है 2005-6 से 19-20 में कंपेयर कर रहे हैं। तो कितनी वृद्धि हुई है, ये 56.3% की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे कितना, 56.3% की वृद्धि हुई है। चलते नेक्स्ट देखते हैं, 149 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2015-16 में से 2022-23 के बीच बिहार में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर में कितनी गिरावट आई। देखिए 3 स्तर थे, एक प्राथमिक स्तर थे और एक माध्यमिक थे और एक उच्च माध्यमिक थे। तो यहाँ तीनों में जो ड्रॉप आउट में गिरावट आई है, ये किस में कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कितना आया है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो 25% की गिरावट आई है। तो याद रखेंगे प्राथमिक स्तर पर 25% की गिरावट आई है, और अगर हम कहें उच्च स्तर पर, मतलब जो डिग्री उग्री कॉलेज में, उसमें कितना गिरावट दर्ज की गई है। तो वहाँ पर गिरावट ज़्यादा दर्ज की गई, कितना, लगभग 39.4% गिरावट है। और माध्यमिक स्तर पर कितना गिरावट दर्ज गई है, 40% माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 39%, और ये प्राथमिक स्तर पर 25% गिरावट, ड्रॉप आउट जो बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, ये इसमें। यहाँ पर देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल के लिए बिहार का सर्वोपरि 5 जिलों में कौन से 4 जिले शामिल हैं। कह रहे हैं कि जो बिहार में हर घर जल स्कीम आया है, उसमें मतलब भारत सरकार का ही है स्कीम, जल जीवन मिशन के तहत। इसमें बिहार के कौन कौन से जिले टॉप पे हैं। तो बिहार के कौन कौन से जिले टॉप पे हैं, तो ये हैं समस्तीपुर, याद रखेंगे, शेखपुरा, सुपौल और बांका। चारों याद रखेंगे, समस्तीपुर याद रखेंगे, शेखपुरा याद रखेंगे, सुपौल याद रखेंगे, बांका। 151 नंबर का, प्लीज़ अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही सबके लिए यहाँ पर मैं अगर एक ही लैंग्वेज में लाता तो वो जल्दी ला जाता, लेकिन यहाँ पर डबल लैंग्वेज लाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो गैप में आ जाता है। हैंड रिटन नोट्स भी इसी कारण नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ आप सबके लिए, मतलब मुझे लगता है 3-4 घंटे मुझे लग जाता है, 4 घंटे से ऊपर लग जाता है इस, मतलब ये 200 क्वेश्चन है लगभग, ये 200 क्वेश्चन में मुझे लगभग 4 घंटे से ऊपर लग गया बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, कुछ लोग को बताया करिए, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता, जब मैसेज करते हैं वो
कि सर काश हमको ये पहले पता चलता। तो मुझे ही थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि ये सभी को नहीं पता चल रहा है ये इस टाइप के, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए ग्रुप में, कहीं भी कोई ग्रुप हो वहाँ पे शेयर कर दिया कर, कम से कम पीडीएफ ही शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 151 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में वर्ष 2015-16 और 19 से 21 के बीच में कितनी गिरावट आई है। करें कितनी गिरावट आई है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिहार मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में कितनी गिरावट आई है। तो 18.13% की गिरावट आई है 2015-16 से 19-21 के बीच में। ये सब बजट 2022 24-25 में बोला गया है, जो बजट आया था, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में कुल कितने करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किसने 50,530 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर बी और आंसर हो जाएगा। नहीं देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन कर, बिहार पर्यटन नीति के अंतर्गत 10 करोड़ तक के निवेश पर कितनी % सब्सिडी प्रदान की जाएगी। देखिए 10 करोड़ अगर निवेश हो रहा है तो पर्यटन नीति के तहत, ये भी याद रखेंगे किस नीति का, अगर पर्यटन नीति के तहत 10 करोड़ का निवेश हो रहा है तो कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो 30% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, याद रखेंगे 30% की सब्सिडी। अब यहाँ पर देखिए बिहार पर्यटन नीति के तहत 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश पर अधिकतम कितनी, तो ये 50 करोड़ अगर निवेश कर रहे हैं तो आप 10 करोड़ का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। कितना, 10 करोड़ का सब्सिडी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करा, 2024-25 के कुल राज्य बजट का कितना % राशि विकास मूलक मदों के लिए आवंटित किया गया है। विकास मूलक मदों के लिए कितना, मतलब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब जो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम आती है उसके लिए कितना आवंटित किया गया है। तो लगभग कितना 63.46% डेवलपमेंट के लिए किया गया है। अब देखिए यहाँ पर बिहार में 2024-25 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। करें बिहार में 2024-25 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य कितना है। तो ये कितना है, 35%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 35% 2024-25 तक है। यहाँ पर क्या करा है, बिहार के 2024-25 के बजट के लिए शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी। अब देखिए कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी वो कितनी आवंटित की गई थी। तो शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, तो शिक्षा के लिए 52,639.03 करोड़ आवंटित की गई थी, ये याद रखेंगे। अब देखिए करें स्वास्थ्य विभाग के लिए, तो 2024-25 का जो बजट है स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के सेक्टर में कितना आवंटित किया गया है। कितना, 14,932.09। तो याद रखेंगे शिक्षा के लिए 52, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आ रही है बिहार में वो इतना आवंटित किया गया है, तभी वैकेंसी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 14,932 रुपये, ये किस पे, स्वास्थ्य के लिए। अगर मैं कहूँ कि ग्रामीण विकास के लिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा वो है, तो ग्रामीण विकास के लिए ये 14,296 करोड़ रुपए, 0.7 करोड़ एक लिख दीजिए, तो 14,296 करोड़ रुपए। अगर मैं कहूँ ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसके लिए 11,422 करोड़ रुपए ऊर्जा के लिए। समाज कल्याण के लिए, तो याद रखेंगे समाज कल्याण के लिए 8,338 करोड़ रुपए, 8,338 करोड़ रुपए समाज कल्याण के लिए। तो ये शिक्षा और हेल्थ जरूर याद करिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बन रहा है, ये हो गया, हाँ ये वाला देखते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के बजट में ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। अभी हमने इसको बताया था, ग्रामीण विकास के लिए 14,296 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए 160 नंबर का, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुशासन के कार्यक्रम 2024-25 के लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कुल बजट का प्रावधान की राशि कितनी है। तो ये जो 7 निश्चय थे उसके बजट का जो प्रावधान था उसके कितना है, तो ये कितना है, तो याद रखिएगा 5,040 करोड़ रुपए, 5,040 करोड़ रुपए बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
करेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व व्यय राशि कितनी है। तो जो वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व व्यय जो है वो कितना है, तो वो कितना है, ये 2,25,676 करोड़ रुपए है। तो याद रखेंगे ये बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल अनुमानित व्यय में पूंजीगत व्यय का परसेंट कितना है। तो पूंजीगत का परसेंट कितना है, 9.03%। अब यहाँ पर क्या रहेगा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित राजकोषीय घाटा की राशि कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा की राशि पूछ रहे हैं, ये कितनी है। तो राजकोषीय घाटा की राशि कितनी है ये बताइए। तो ये 29,095 करोड़ रुपये। तो याद रखेंगे 29,095 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा की। 164 नंबर का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। तो कितना राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं, तो बताइए। 2,26,798 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां हैं। और देखिए यहाँ पर 165 नंबर का वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित प्राप्तियां कितनी है। करें जितनी भी राजस्व प्राप्तियां आती हैं उसमें जो टैक्स से आता है, याद रखेंगे इसमें क्या है, टैक्स रेवेन्यू कितना है। तो टैक्स से कितना पैसा मतलब आ सकता है यहाँ पर। तो टैक्स से कितना पैसा आ सकता है, 54,300 करोड़ रुपए टैक्स से आ सकता है। हम यहाँ पर देखिए 166 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए अनुमानित गैर कर राजस्व। अभी देखिए कर जो था वो टैक्स रेवेन्यू कितना था, तो टैक्स रेवेन्यू कितना था, 54,300 करोड़ रुपए। और अगर करें नॉन टैक्स, अगर पूछा जाए कि नॉन टैक्स से कितना राशि आ जाएगा, तो नॉन टैक्स से 7,325 करोड़ रुपए। तो याद रखिए इसका मतलब टैक्स से ज़्यादा आता है, तो 7,325। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार के लिए अनुमानित राजस्व बचत कितनी है। बिहार के लिए अनुमानित राजस्व बचत कितनी है, तो 1,121 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर देखिए 168 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहे हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितने परसेंट रखना है। तो मतलब बिहार में कहा गया जो 2024-25 आया है कि हमको राजकोषीय घाटा इतना परसेंट ही रखना है जीएसडीपी का, मतलब जो जीडीपी स्टेट का जीडीपी है उसका इतना परसेंट ही रखना है। तो कितना परसेंट रखना है, 3% रखना है। अब यहाँ पे देखिए 169 नंबर का वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का अनुमानित हिस्सा कितने परसेंट है। करें कुल प्राप्तियों में जो राजस्व प्राप्ति का टोटल रिसिप्ट फॉर बिहार क्या करें, रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो कितना है परसेंट है, तो ये 81.31% है। अब 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2024 में बिहार के लिए कुल बजट का कितने परसेंट आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए आवंटित किया गया है। करें जो आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए वो कितना बजट आवंटित किया गया है, तो 38.89%। 100% में 38 रुपया आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए आवंटित किया गया है। 71 नंबर का देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2000 बिहार बजट का आर्थिक सेवाओं के लिए कितना। तो आर्थिक सेवाओं के लिए पूछ रहे हैं कितना आवंटित किया गया, तो 63,217 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर मिक्स करके पूछ लिया है कि 2000 वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल बजट का कितने परसेंट सामाजिक आर्थिक और विकास को समर्पित है। कितना सामाजिक आर्थिक विकास को मतलब सब कुछ जोड़ के बता दिए कितना समर्पित, 61.57%, 61.57। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। तो प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है स्वास्थ्य का जो क्षेत्र होता है वो। याद रखेंगे स्वास्थ्य का जो क्षेत्र होता है ये, इसमें 8 प्राथमिकताएं दी गई हैं बिहार सरकार के द्वारा। कौन सा, एक आपका रोजगार, याद रखेंगे रोजगार में बता दे रहा हूँ कौन कौन सी प्राथमिकताएं। पहला एक रोजगार है, और दूसरा एक स्वास्थ्य तो है ही है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है विभिन्न वर्गों का कल्याण, तो वेलफेयर जो कार्यक्रम होता है विभिन्न वर्गों का वो वाला है, तीसरा हो गया। चौथा हो गया आपका
ये वोमेन एम्पावरमेंट, तो वोमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण भी ये इसी सरकार की प्राथमिकताओं में आता है। तो रोजगार याद रख लीजिए, पूछ सकता है कौन कौन सी सरकार की प्राथमिकताएं हैं 2024-25 के लिए। रोजगार है, हेल्थ है, वेलफेयर है, सभी का कल्याण है, और वुमेन महिला सशक्तिकरण है। पांचवें नंबर पे कौन सा है? शिक्षा का क्षेत्र है, याद रखेंगे, एजुकेशन पांचवें पे आता है। अब छठवें नंबर पे कौन सा आता है? छठवें पे आता है कृषि और ग्रामीण विकास, याद रखेंगे, कृषि और ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ये कौन सा आता है छठे नंबर पर। अब बचा दो, तो दो कौन सा हो सकता है? एक इंडस्ट्री है, उद्योग और उद्यमी, तो उद्योग इंडस्ट्री भी तो लेना होगा, उद्योग और उद्यमी, ये कौन सा सातवें पे है। आठवें पे कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास, याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास, और हरित विकास, ये कौन कौन सा है? तो ये आठवें नंबर पे है। तो पहले कौन पे? रोजगार है, हेल्थ है, वेलफेयर है, और वुमेन एम्पावरमेंट है, शिक्षा है, कृषि और ग्रामीण विकास है, उद्योग है, पर्यावरण और हरित विकास। ये आठ प्राथमिकताएं हैं बिहार सरकार की, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इसके में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, कुछ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। 2022-23 में बिहार के सकल मूल्यवर्धन जीबीए में तृतीय क्षेत्र का अनुमानित हिस्सा कितना है? कहते हैं तृतीय क्षेत्र का, जो जैसे प्राथमिक स्तर होता है, द्वितीय स्तर होता है, जैसे प्राथमिक में आप देखते होंगे जैसे कृषि से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो प्राथमिक में आता है, ठीक है। और ये द्वितीय स्तर में जो खनन उनन ये सब, और तृतीय स्तर में कौन सा आता है आपका? जैसे ये सेवा के क्षेत्र जो होते हैं, वो सर्विस सेक्टर, वो तृतीय स्तर में आते हैं। तो जैसे आपका ये पहले स्तर में, जैसे आपका खेती की है, खेती से अगर आपने आलू उगाया, आलू आपको कहाँ भेज दिए? फैक्ट्री में भेज दिए चिप्स बनने के लिए, तो वो दूसरा स्तर हो जाता है। अब जब फैक्ट्री से ये चिप्स निकल जाए, जहाँ से पर इसको सर्व किया जाएगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाता है। वो तीनों क्षेत्र याद रखेंगे कौन कौन सा। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कौन से तृतीय क्षेत्र में अनुमानित हिस्सा कितना है, तो तृतीय क्षेत्र का अनुमानित जो हिस्सा है वो कौन सा है? तो तृतीय क्षेत्र का जितना अनुमानित हिस्सा है तो वो लगभग 60% तृतीय क्षेत्र में। अब 20% कौन सा है? ये प्राथमिक क्षेत्र लाता है, और 20% द्वितीय क्षेत्र लाता है। तो सबसे ज्यादा कौन है? तृतीय। लेकिन पहले से सबसे ज्यादा रोजगार किससे प्राप्त होता है? पहले स्तर से, कृषि से सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र से। वर्ष 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में कितना परसेंट है? तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में 20-20% है। तो याद रखेंगे 20-20% प्राथमिक और द्वितीय दोनों दोनों, मतलब 40-60% तो अकेले तृतीय रख लिए, 20 और 20 दोनों है। अब याद देखिए, करें कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में किस क्रम में वृद्धि का अनुमान है? क्रम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में जो वृद्धि का अनुमान है किसमें किसमें? तो प्राथमिक में 6.7% वृद्धि होगी, द्वितीय में 6.8% वृद्धि होगा, और तृतीय में 13% का वृद्धि होगा। ये याद रखेंगे। कितना? 6.7 का प्राथमिक में वृद्धि होगा, मतलब खेती में आप एक ट्रैक्टर से दूसरा ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं, मतलब एक ट्रैक्टर से सिर्फ दूसरा ट्रैक्टर ही खरीद सकते हैं, और वो बहुत बड़ा ट्रैक्टर वो नहीं खरीद सकते हैं। और द्वितीयक में भी बहुत छोटा ही काम कर सकते हैं, लेकिन तृतीयक में अगर जैसे कोई चीज़ सेवा दे रहा है, वो एक होटल सेवा दे रही है, मतलब होटल एक सेवा दे रहा है, तो वो दूसरा होटल भी बना सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है, वृद्धि ज़्यादा होगी। 13% ना, इसका तो दुगना हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए बिहार में कौन सा क्षेत्र रोजगार में सबसे बड़ा योगदान देता है लेकिन जीबीए में सबसे कम योगदान देता है? देखिए रोजगार में सबसे बड़ा योगदान कौन सा देता है? प्राथमिक क्षेत्र ही देता है। तो याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है, लेकिन जो जीबीए होता है उसमें सबसे कम देता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। 178 नंबर क्वेश्चन करा, वर्ष 2021-22 में बिहार का तृतीय क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन जीबीए का हिस्सा कितना था?
कह रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र में जीवीए का हिस्सा कितना है, 58.6%। अब यहाँ पर देखते हैं 179 नंबर का है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के कुल व्यय का कितने परसेंट राजस्व के लिए आवंटित किया गया, 79.3%। चलते हैं नहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिहार में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट बढ़ा है, तो पूंजीगत व्यय कितना परसेंट बढ़ा है, 41.4% बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में बिहार के राजस्व व्यय का कितने परसेंट सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ है, तो सामाजिक सेवाओं पर कितना परसेंट खर्च हुआ है, तो 48% सामाजिक सेवा पर। अब यहाँ करें वर्ष 2022-23 में बिहार में कर और अनुदान के लिए राजस्व प्राप्ति कितनी थी, तो राजस्व प्राप्ति कर रहे हैं कर और अनुदान के लिए थी ये 44,18 करोड़ रुपए। जो संक्षिप्तियां होती हैं हम उसको थ्योरी के फॉर्म में करवाएं या आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाएं, वो भी बता दीजिएगा, नहीं तो मैं थ्योरी के ही फॉर्म में करवाने वाला था, अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवा देंगे। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा किस फॉर्म में करवाना है। यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वो भी मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, इस मैगजीन को पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद आपका घटना सार जो एक मैगजीन आई है उसको भी मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा दूंगा ताकि आपका कुछ न छूटे। यहाँ पर वर्ष 2022-23 में बिहार में वेतन और पेंशन व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा पिछले वर्ष की तुलना में बिहार में जो पेंशन और वेतन, क्योंकि ज़्यादा नौकरी बिहार दे रहा है तो 9.9% बढ़ गया है। यहाँ देखिए करें 2021-22 में बिहार में शुद्ध बुवाई क्षेत्र कितना था, तो कह रहे हैं बिहार में शुद्ध बुवाई क्षेत्र कितना था, 50.71 लाख हेक्टेयर। याद रखिएगा 50.7 लाख हेक्टेयर था। ये इंपॉर्टेंट है, शुद्ध बुवाई क्षेत्र। ये पिछले बार वे भी क्वेश्चन ये ऐसे यही क्वेश्चन आया है, तो वहाँ का दूसरा डाटा पूछा था, तो याद रखिएगा 50.71 लाख हेक्टेयर याद रखिएगा शुद्ध बुवाई क्षेत्र। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध बुवाई क्षेत्र 50.71 लाख। नेक्स्ट देखते हैं 185 नंबर करें कि वर्ष 2021-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत करें, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कहाँ कितना है, तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना है, 329 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये 329। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2021-22 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, करें किस जिले में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ खपत करता है, कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है, तो कौन सा ऐसा जिला है बताइए जो बिजली सबसे ज़्यादा खपत करता है, तो वो है पटना। पटना सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है, ये याद रखेंगे, कौन सा, पटना सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है। अब देखिए कह रहे हैं किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो शिवहर है। शिवहर के जो लोग होंगे वहां पर जाएंगे वो बिजली की मतलब ये प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है शिवहर की। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2022-23 में पटना में प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की वार्षिक खपत, देखिए 1000 व्यक्ति अगर प्रति वर्ष पेट्रोल खपत करता है तो वो कितना खपत कर लेता है, तो 17.2 मीट्रिक टन। ठीक है, तो 17.2 मीट्रिक टन खपत कर लेता है। अब देखिए 188 नंबर का वर्ष 2022-23 में बिहार में प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत सबसे कम जिला कह रहे हैं, अगर डीजल की कम खपत सबसे कम कहाँ होती है प्रति हजार में देखा जाए तो वो भी शिवहर ही है, याद रखेंगे शिवहर ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, वर्ष 2023 के लिए बिहार के अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है, कह रहे हैं अगर अनुमानित जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो कितना है, तो पहले ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 1106 याद रखिएगा, 11 याद रख लीजिए, 06 इधर याद रख लीजिए। अब जो ये अनुमानित आया है, सर्वे आया है, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसमें कितना बताया गया है प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व, तो कितना बताया गया है कि करें कितना होगा, तो जनसंख्या घनत्व 1388, तो याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि अभी कितना हो गया, तो 1388 बताया गया है, और यहाँ पे कितना है 2011 के अनुसार 1106। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करा कि करें कि
वर्ष 2023 में बिहार के लिए अनुमानित लिंगा अनुपात कितना है? अब बताइए लिंगा अनुपात कितना है? तो पहले याद रखिए 2011 वाला, तब हम इसको बताएंगे। 2011 में लिंगा अनुपात कितना? 918। सेक्स रेशियो क्या होता है? बोला जाता है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं होंगी। महिलाएं कितनी है? 918 ही है 2011 के अनुसार। लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है उसमें कितना हो गया है, जो आर्थिक सर्वे के अनुसार, तो इसमें कह रहे हैं कि 953 हो गया है हमारा। तो याद रखेंगे 953 बता रहे हैं। वर्ष 2022-23 में सबसे कम रसोई गैस खपत किस जिले में हुई है? कह रहे हैं कि सबसे जो कम रसोई गैस खपत हुई है, वो सबसे कम रसोई गैस जो खपत होती है वो किस जिले में सबसे कम हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताए थे मैं? 953। हाँ ये वाला, ये पिछला वाला क्वेश्चन क्या बताए थे? 1100। अच्छा पिछला वाला हम ऑप्शन नहीं लगाए थे क्या? तो पिछला वाला हम क्या बताए थे? ये 2011-06 ये 2011 के अनुसार है। और ये 1388 क्या है? प्रति व्यक्ति है। याद रखेंगे 1388 जो है वो अभी जनसंख्या घनत्व हो गया है, तो ये याद रखेंगे 1388। अब ये हम नेक्स्ट देखते हैं, वो क्वेश्चन भूल गया था बताना। यहाँ पर देखिए वर्ष 2022-23 में सबसे कम रसोई गैस की खपत किस जिले में है? आप ये बताइए सबसे कम जो रसोई गैस की खपत है कहाँ पर है? ये अररिया में है। अररिया में सबसे कम रसोई गैस खपत होती है, ये भी याद रखेंगे। हाँ देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या में बिहार का अनुमानित हिस्सा कितना है? तो कह रहे हैं बिहार की जो पूरी जनसंख्या है उसमें बिहार का कितना है? तो 2011 के अनुसार पहले देखिए, अगर हम कहें 2011 के अनुसार बिहार में जैसे पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं, तो बिहार के कितने लोग हैं? 8.6% लोग हैं बिहार के। लेकिन अभी जो सर्वे आया है यहाँ पे बताया गया है कि 9.4% लोग रहते हैं पूरे भारत के में। 100% है तो 9.4% बिहार के हैं, तो 9.4% ये। अब यहाँ पर देखिए 193 का, वर्ष 2022-23 के में बिहार के किस जिले में चावल की सर्वोच्च उत्पादकता है? कह रहे हैं बिहार में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? तो ये रोहतास में होता है। याद रखेंगे चावल के मामले में सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रोहतास में कितना होता है? 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अगर मैं कहूँ सबसे कम चावल कहाँ होता है, तो सबसे कम चावल कहाँ होता है? मधुबनी में होता है। कितना होता है? 1601 1601 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे कम मधुबनी में होता है, ये याद है। अब देखिए यहाँ पर वर्ष 2022 में रोहतास की चावल उत्पादकता कितनी थी? 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में चावल की सबसे कम उत्पादकता? तो मधुबनी में। ठीक है, सिर्फ 1601 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के किस जिले में गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है? कह रहे हैं गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो खगड़िया जिला। याद रखेंगे जो खगड़िया जिला है यहीं पर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कितना है? 3960 केजी प्रति हेक्टेयर। याद रखेंगे 3960 हेक्टेयर। अब कहाँ पे सबसे कम होता है? तो जमुई में सबसे कम होता है, खगड़िया में सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जमुई में सबसे कम कितना है? 980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं वर्ष 2022-23 में बिहार में मक्का का सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ दर्ज किया गया? मक्का का कहाँ दर्ज किया? तो ये कहाँ किया गया? अररिया में। अररिया में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन दर्ज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अररिया में दर्ज किया गया कितना? 9872 केजी प्रति हेक्टेयर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि बिहार में दलहन की सर्वोच्च उत्पादकता किस जिले में? दाल कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में होती है बताइए? तो बिहार में दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो बिहार में दाल बेगूसराय में। याद रखिएगा बेगूसराय में सबसे ज़्यादा दाल होती है। बेगूसराय में 1324 किलोग्राम प्रति, बेगूसराय में प्रति हेक्टेयर
और बेगूसराय के बाद कौन सा आता है? नालंदा। नालंदा में पहले नंबर पे बेगूसराय है, दूसरे स्थान पर है नालंदा है, और तीसरे स्थान पर सिवान है। यही तीनों साथ में है। बिहार बेगूसराय में सबसे ज़्यादा दाल होता है, फिर नालंदा में, फिर सिवान में। ये अब कौन सा क्वेश्चन आएगा? ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एकदम ऐसे ही एकदम सेम टू डिक्टो पूछ लिया था कि बिहार में गन्ने का शीर्ष उत्पादक कौन है। अभी मैं प्रीवियस ईयर भी करवाया हूँ आपको जाके, बिहार स्पेशल का मतलब बिहार से जितने भी क्वेश्चन बने हुए थे प्रीवियस ईयर में सब कुछ करवा दी जाऊँ। एक बार जाके वहाँ पर देख लीजिए, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। जितने भी टोटल क्वेश्चन 38 बीपीएससी से 69 बने थे, एक प्ले लिस्ट बना, उसमें सभी सब्जेक्ट के हैं। तो बिहार का शीर्ष जो गन्ना कौन है? पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे, जो पश्चिमी चंपारण है सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। अब देखिए यहाँ पर गन्ने का पश्चिमी चंपारण में कितना योगदान है? तो 138.61 लाख टन। कितना है? 131.68 लाख टन लगभग उत्पादन का। राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 64% यही गन्ना उत्पादन करता है, पश्चिमी चंपारण ही। यहाँ पर देखते हैं बिहार में आम का शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? कहें बिहार में जो आम की फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है? तो बिहार में आम का उत्पादन के लिए कौन से नंबर 1 पे है? याद रखें, तो आम के उत्पादन में कौन सा? दरभंगा। याद रखेंगे, बिहार में आम के लिए सबसे ज़्यादा दरभंगा में होता है। दूसरे पे कौन सा है? पूर्वी चंपारण में। तीसरा वैशाली में। तो याद रखेंगे दरभंगा में सबसे ज़्यादा आम होता है, फिर पूर्वी चंपारण में, फिर वैशाली में आम होता है सबसे ज़्यादा। अगर मैं कहूँ बिहार में लीची, क्योंकि लीची बहुत प्रसिद्ध है बिहार का, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम में। मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है, इसके बाद पूर्वी चंपारण में होता है, फिर वैशाली में होता है। सिर्फ दरभंगा यहाँ पे था आम वाले में, यहाँ पर मुजफ्फरपुर कर देंगे, और इस पूर्वी चंपारण वैशाली ऐसे ही रहेगा लीची में। ठीक है, अगर मैं कहूँ अमरूद कहाँ पे होता है, तो नालंदा में सबसे ज़्यादा अमरूद होता है, याद रखेंगे। केला कहाँ होता है? मधुबनी में सबसे ज़्यादा केला होता है, मधुबनी में सबसे ज़्यादा, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर में। मधुबनी में सबसे ज़्यादा केला। और देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो नालंदा है। नालंदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अमरूद होता है, याद रखेंगे। नालंदा अमरूद, इसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा, याद रखिए। वो सॉरी, वैशाली हो जाएगा, इसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सॉरी, नालंदा अमरूद के लिए नालंदा पहले स्थान पे आ जाएगा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। तो पहले ये आ जाएगा, फिर दूसरे पे मुजफ्फरपुर आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर है। नगर अगर बोल दिया हूँ, सॉरी, मुजफ्फरपुर है, नगर तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या परसेंट कितना है? बताइए, ओबीसी का जनसंख्या परसेंट कितना है? करें अगर जाति आधारित जनसंख्या देखा जाए तो बिहार में जो ओबीसी का परसेंट है वो कितना है? तो ओबीसी का परसेंट कितना है? तो ये 27.13% है। यहाँ देखते हैं 204 नंबर का, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार किस श्रेणी में गरीब परिवारों का परसेंट सबसे अधिक है? तो किस श्रेणी में गरीब परिवारों का परसेंट सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा गरीब किस परिवार में है? मतलब जैसे अगर पूछा जाए कि जो बिहार जाति आधारित जनगणना हुई थी तो उसमें गरीब किस श्रेणी में सबसे ज़्यादा है? तो अनुसूचित जाति में। याद रखेंगे, एससी में सबसे है ज़्यादा है, नहीं तो आप एसटी लगा देंगे। एससी में गरीब कितने हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे 42.93% किस में है? एससी में है गरीब। अगर आप कहेंगे एसटी में बता दीजिए कितना है, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में हो तो एसटी में ज़्यादा हो। यहाँ पर 42.7, तो ये ज़्यादा हुआ ना। तो एससी में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, इसके बाद एसटी में। एससी में सबसे ज़्यादा, फिर एसटी में है। ठीक है, गरीब, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एससी, वो सॉरी, हाँ, अनुसूचित जाति। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या क्वेश्चन का। बिहार की जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार एसटी की श्रेणी गरीब परिवारों का परसेंट कितना है? करें
अनुसूचित जाति एसटी श्रेणी में गरीब परिवारों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं किसका, एसटी की पूछ रहे हैं यहाँ। तो अभी हमने कितना बताया था, 42.7, और 42.9 कितना था, वो एससी का था। ठीक है, एससी सबसे ज्यादा गरीब हैं बिहार में। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा, समान हिंदू श्रेणी में बिहार के किस जाति में गरीब का परसेंट सबसे अधिक है। तो अगर हिंदू जाति में, समान हिंदू जाति में देखा जाए तो ये चारों में ऑप्शन में अगर दिया रहे तो इसमें बताइए कौन से सबसे ज्यादा गरीब है। तो ब्राह्मण, कायस्थ या राजपूत। कायस्थ सबसे अमीर हैं, ठीक है बिहार में। ये भूमिहार, ठीक है, तो मतलब जो डाटा आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भूमिहार गरीब परिवार सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 207 नंबर का, बिहार के कायस्थ समुदाय में कितने परिवार जाति आधारित गणना 2022 में गरीबी रूपी से सूचीबद्ध किए गए हैं। मतलब कितने परिवार, कायस्थ जो समुदाय है उसमें कितने जो परिवार, यहाँ पर जो कायस्थ परिवारों की संख्या लगभग है 1,70,985 परिवार थे। उसमें 23,639 जो परिवार थे, लगभग 13.38%, 13.38% जो है गरीबी। तो कितना याद रखेंगे, इसमें 23,639, तो 23,000 ये गरीब परिवार हैं। और कितना पूरा परिवार है, 1,70,000 परिवार है, उसमें 23,000 गरीब है, कायस्थ में पूछ यहाँ है। अब 208 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। कह रहे हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, 13,72,00,000 जनसंख्या है। याद रखें किसकी, बिहार की। तो याद रखेंगे यहाँ पर बिहार की जनसंख्या 13,72,05,310 जो अभी गणना हुई थी, 2011 वाला नहीं। ये वाला बताइए, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू जनसंख्या का परसेंट कितना है। तो बिहार में जो हिंदू जनसंख्या का परसेंट है वो कितना है, तो याद रखिएगा बिहार में हिंदू आबादी कितना है, 82%। 82% कितना है, हिंदू आबादी है। और मुस्लिम आबादी कितना है, 17.70% है। और 0.3% क्या है, अन्य धर्म के लोग हैं। तो हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग, ऐसे याद कर लीजिए, तीनों हैं। ठीक है, बस इतना ही 209 क्वेश्चन थे आज। तो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप पढ़ेंगे मैगजीन को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ हमने कुछ मतलब पहले से पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ इस सबको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।